ठीक है, चालू हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जगन्नाथ मंदिर। आपकी क्लास ऑनलाइन CRPC की स्टार्ट हो गई है, जिसमें आज हम CRPC के बारे में देखेंगे। CRPC प्रोसीजर का मेन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसका प्रोविजन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, ये हमारे 3 ईयर और ऑनर्स 5 ईयर लॉ जो है दोनों कोर्स में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। CRPC का मेन जो आप समझिए कि प्रोसीजर लॉ में CRPC जो कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए। सबसे पहले देखेंगे 5th सेमेस्टर में CRPC को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। 5th सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट इसका है और 6th सेमेस्टर में इसका सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है, चार्ज से पहले की प्रोसीजर जो है आपकी फर्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, और चार्ज से बाद की प्रोसीजर जो होगी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, देन नेक्स्ट प्रोसीजर आपका 6th सेमेस्टर में CRPC से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ाएगा। पहले हम लोगों को देखना है कि CRPC का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से इस पर हम लोग पहले फोकस करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें क्रिमिनल से संबंधित जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उनके बारे में सारा प्रोविजन इसमें दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ आगे राइज होता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, व्हाट इज कोड। कोड को हमको समझना, एक्ट एंड कोड में डिफरेंट हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो एक्ट और प्रोसीजर कोड में दोनों में अंतर है। एक्ट जैसे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजन उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, बट जो कोड होता है, कोड का मतलब है जैसे क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो चाहे आपका IPC से दंडनीय कंसेप्ट ऑफेंस से रिलेटेड है या अदर एनी लॉ से रिलेटेड प्रोविजन है, वो चाहे किसी भी भारत में कोई भी क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर अपनाई जाएगी उसमें CRPC की ही प्रक्रिया की जाएगी। वो चाहे सेक्शन एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस हो या NDPS के अंतर्गत ऑफेंस है या IPC से कंसेप्ट ऑफेंस है, सब पर कोडिफाई का मतलब होता है सभी लॉ को कंसोलिडेट करके और एक प्रोसीजर को हमने बनाया है, इसलिए इसको हम कोडिफाई लॉ कहते हैं। और कोडिफाई लॉ का मतलब ये होता है कि कंसोलिडेट करके पूरे क्रिमिनल से दिल्ली में पूरे होल ऑफ इंडिया जहाँ पर भी CRPC का एक्सटेंशन है वहाँ पर इसी प्रोसीजर को अप्लाई करके इसका प्रोविजन किया जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कोडिफाइड लॉ हमको क्लियर हो गया, कोडिफाइड लॉ किसे कहते हैं। देन अब हमको यहाँ पर CRPC के बारे में देखना है कि CRPC क्यों बनाए गए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो CRPC स्टार्ट में जब हमारी क्रिमिनल से संबंधित जो प्रोसीजर थे उससे स्टार्टिंग में CRPC पहले पूरे होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होती थी, रीजनल क्षेत्र में अप्लाई होती थी और अलग अलग के लिए कई CRPC, बट जब इसे कोडिफाई कर दिया गया और ये 1973 का एक्ट है और 1 अप्रैल 1974 से ये अप्लाई हुआ और ये इसका एक्सटेंशन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ कश्मीर एंड सम रीजन्स, और जो अभी आगे मैं बताऊंगा उनको छोड़ करके पूरे भारत की एक प्रोसीजर के रूप में इसे हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले
इसके एक्सटेंशन पर हम लोग आते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो पार्ट का फर्स्ट आपका पेज है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे CRPC का जो फर्स्ट पेज है, जो 5th सेमेस्टर 3 ईयर या ऑनर्स के में ये अप्लाई होगी 5th सेमेस्टर ऑनर्स में। तो वहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप भी CRPC का मतलब जो फॉर्म FIR रजिस्ट्रेशन से लेकर के और चार्जशीट जो कोर्ट में सबमिट की जाती है, दैन कोर्ट उस चार्जशीट के आधार पर जब कॉग्निजेंस लेता है और आफ्टर कॉग्निजेंस से सारी प्रोसीजर इसमें अप्लाई की जाएगी और दैन कॉग्निजेंस के बाद में कोर्ट में जब ट्रायल की प्रोसीजर स्टार्ट होगी और चार्ज जब फ्रेम किया जाएगा वो आपका सेकेंड सेमेस्टर जो आपका इसका सेकेंड पार्ट है जो 6th सेमेस्टर में वहाँ पर ही होता है। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब हमको देखना है कि CRPC में जो आपका 5th सेमेस्टर में जो स्टार्ट किया गया है वो कैसे हम लोग इससे गवर्न होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखना है कि इसकी किसी भी एक्ट का जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट कोई एक्ट नहीं होता है। तो इसका भी आपका जो है 1973 CRPC का अपना एक ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट है कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम, यानी CRPC इन एक्ट ऑफ CRPC दंड प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंट, यानी सभी जो अभी तक के जितने भी प्रोसीजर थे इंडिया में उनको कंसोलिडेट कर दिए गए, यानी कोई भी अपराध ऑफेंस होगा उन पे अप्लाई होगा CRPC। और दूसरा अमेंडमेंट करना, जो भी कुछ चीज़ें बाद में इसमें चेंज करने की हो तो CRPC में ऐसे प्रावधान दिए हैं उनको अमेंड करना, यानी कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंट। इन दोनों के पर्पज को देखते हुए CRPC का ऑब्जेक्ट ये है और इस ऑब्जेक्ट से हम CRPC को इनेक्ट किया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जो है सेक्शन 1 जो आपका बताया गया है, सेक्शन 1 में प्रोविजन दिया गया है कि एक्सटेंशन ऑफ CRPC, यानी CRPC का विस्तार कहाँ तक है और कैसे है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि हम लोगों को ये पता है पहले से कि कोई भी एक्ट जो है जम्मू एंड स्टेट ऑफ कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता है। उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका अपना अलग बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को जोड़ करके उनका अलग प्रावधान बनाया गया। बट अब CRPC या कोई भी एक्ट जो है 5 अगस्त 2019 में सारे एक्ट को जो भी अब होल ऑफ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का जो 370 का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब पूरा एक्ट जो है जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होगा। तो पहला जो एक्ट है जो जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, तो ये एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर अब ना होकर के ये CRPC सबसे पहले होल ऑफ इंडिया अप्लाई होगा। दूसरा इसका है एक्सटेंशन, जो IPC के अंतर्गत चैप्टर में कुछ ऑफेंस जो दिए गए, जैसे इसका जो CRPC के अंतर्गत जैसे चैप्टर 8, 10 एंड 11, यानी जो चैप्टर 8 है, 8 है और 10 है और 11 है, इसका प्रोविजन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइब्स रीजन्स या क्षेत्र, जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं इंडिया में और स्टेट ऑफ नागालैंड, इन पर चैप्टर 8, 10 एंड 11 का प्रोविजन लागू नहीं होगा। यानी इस संहिता के चैप्टर 8, 10 एंड 11 से संबंधित उपबंध से भिन्न उपबंध, यानी ये जो प्रोविजन है ये स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइब्स एरिया उन पर अप्लाई नहीं होगा। इन 3 चैप्टर को छोड़ करके सारे प्रोविजंस इन स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड ट्राइब्स एरिया पर भी अप्लाई होगा। ठीक है।
इसके बाद में हमको देखना है कि ट्राइब्स एरिया क्या है। तो ट्राइब्स एरिया के बारे में प्रोविजन 1972 को जनवरी के फर्स्ट दिन में जब से हमारा ये CRPC के बारे में बताया गया, संविधान की 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो जनजातीय क्षेत्र उसमें सम्मिलित थे उनको हम ट्राइब्स एरिया के अंतर्गत मानते हैं। तो पूरा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो 1972 के ये जो हमारी 6th शेड्यूल में जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो ट्राइब्स एरिया हैं उनको हम ट्राइब्स एरिया के अंतर्गत जानते हैं। तो पूरा मिलाकर ओवरऑल कह सकते हैं चैप्टर 8, 10 एंड 11 जो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइब्स एरिया पर अप्लाई नहीं होगा, और इन प्रोविजंस के अलावा सारे होल ऑफ प्रोविजन अप्लाई इन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइब्स एरिया। एक्सटेंशन के बाद में किसी भी एक्ट का अब विस्तार हमको क्लियर हो गया। अभी आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि CRPC का फुल फॉर्म क्या है और कोडिफाइड लॉ एंड एक्ट में क्या अंतर है, हमने इन पर फोकस किया, एंड एक्सटेंशन ऑफ CRPC इनके प्रोविजन पर हमने फोकस किया। अब देखते हैं किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्पेशल डिफिनेशन दी गई है। डिफिनेशन क्लास में हम लोग देखते हैं, डिफिनेशन क्लास को पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 2 में कुछ डिफिनेशंस दी गई हैं। उन डिफिनेशंस को हमको पढ़ना तो है, बट इनकी जो डिफिनेशन क्लास जो दिए गए हैं उनको मैं यहाँ डायरेक्ट ना पढ़ा करके, जैसे होता है कुछ एक्ट होते हैं जो सीधा सेक्शन 1 से स्टार्ट करके और लास्ट में जैसे CRPC में 484 सेक्शन, तो लास्ट फ्रॉम सेक्शन 1 टू लास्ट 484 तक पढ़ लेंगे। बट कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जैसे प्रोसीजर लॉ हुआ या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं उनका अपना एक पढ़ने का अलग तरीका है, क्योंकि अगर इस एक्ट के प्रोविजन से हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमको पूरा पढ़ने के बाद में उसकी प्रोसीजर ठीक से समझ में आए। इसलिए इनको ध्यान में देखते हुए हमने CRPC का अपना एक अलग फार्मूला डेवलप किया है, जिससे हमारा मेन पर्पज है कि बच्चों को ईजिली कोई चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कोई चीज़ प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ का मतलब ये होता है कि कोई जो प्रोसीजर स्टार्ट होती है वो कैसे प्रोसीजर को हम स्टार्ट करेंगे और कैसे प्रोसीजर को पढ़ेंगे, इसका स्टार्टिंग से लेकर के। तो सबसे पहले हमको एक व्यवहारिक देखना है, जनरली जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो कैसे आपको देखना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कि CRPC को कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक घटना का होता है, जैसे किसी कोई घटना इवेंट्स होती है, तो उस इवेंट्स के अकॉर्डिंग जब जाएंगे तो आपके माइंड के अंदर एक सेटअप हो जाएगा कि कैसे कैसे घटना हुई और कैसे कैसे जाकर के वो कोर्ट में कैसे पहुंचा और कैसे कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, फिर कैसे अपील में गए और फाइनली कैसे उसका डिस्पोजल होने के बाद एक पर्सन को सजा दी गई और सजा देने के बाद उसे दोष मुक्त किया गया या दोष सिद्ध किया गया और उसका कैसे सजा का एग्जीक्यूशन कराया गया। वो सारी चीज़ें अगर हमको इन प्रैक्टिकल देखा जाए और वो चीज़ें अगर समझ में आ जाए और उसी के अकॉर्डिंग हम सेक्शन को डिवाइड करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो पूरी तरीके से हमको समझ में आसानी से आए। इसी को ध्यान में देते हुए हमने ये जो CRPC का पढ़ने का तरीका है तो उस तरीका को देखते हैं कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को ये देखना है कि कैसे CRPC को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग करना है कि जैसे मान लीजिए समाज में सभी लोग आसानी से रह रहे हैं, किसी लॉ की कोई जरूरत नहीं, बट अगर किसी ने किसी के राइट्स में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस, तो जब राइट का इंटरफेरेंस हुआ तभी कानून और न्यायालय कोर्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफेंस, अपराध। अपराध किसे कहते हैं? तो अपराध जैसे ऑफेंस है, ऑफेंस की डिफिनेशन सेक्शन 40 IPC में भी दी गई, लेकिन वो ऑफेंस का मतलब IPC के लिए, बट हमारा यहाँ पर सबसे पहले कोई चीज होता है, क्या होता है, ऑफेंस होता है। तो ऑफेंस की डिफिनेशन सबसे पहले हमको देखना है कि इसकी CRPC में कहाँ दिया गया। तो 2M
सेक्शन 2 सब क्लास एन में ऑफेंस को डिफाइन किया गया। तो जैसे कि बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं किसी को उसने उसका मर्डर कर दिया, या उसने उसको मारा पीटा, या उसने उसके साथ कोई कानून अगेंस्ट जाकर के कोई काम कर दिया। तो ये साधारण बोलचाल में ऑफेंस की डेफिनेशन हम लोग इन प्रैक्टिकल जो जानते हैं, या जो कि लॉ का स्टूडेंट नहीं है उसको भी पता होगा। बट आप LLB के स्तर पर लॉ के फील्ड में एंट्री किए हैं, इसलिए ऑफेंस को आपको अच्छी तरीके से जानना होगा। ऑफेंस का मतलब क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लास एन में, सेक्शन 2 सब क्लास एन में ऑफेंस को डिफाइन किया गया। ऑफेंस को यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो ऑफेंस का मतलब होता है, देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 NCRPC में क्या दिया गया है। ऑफेंस में एनी एक्ट एंड ओमिशन डन बाय ए पर्सन इफ दैट एक्ट एंड ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ कॉल्ड ए ऑफेंस। अगर कोई ऐसा कार्य हो जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, अगर वो कार्य हो विधि द्वारा दंडनीय है तो वो अपराध के कैटेगरी में आएगा। अगर वो कार्य हो विधि द्वारा दंडनीय नहीं है तो ऑफेंस उसे नहीं माना जाएगा। अब यहाँ समझ, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आता है कि किसी भी प्रकार का कोई एक्ट यानी ऑफेंस दो तरीके से किया जा सकता है, 2 टाइप्स, बाय डूइंग सम एक्ट एंड बाय डूइंग सम ओमिशन, यानी कुछ कार्य करके या कुछ कार्य को ओमिट करके या ना करके भी ऑफेंस किया जाता है। यानी ऐसा कार्य हो जो विधि द्वारा पनिशेबल हो, उसे हम अपराध के कैटेगरी में रख सकते हैं। अब विधि द्वारा पनिशेबल कौन सा है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को एक झापड़ मार दिया, तो क्या ये झापड़ मारना विधि द्वारा पनिशेबल है? अगर वो विधि द्वारा पनिशेबल है तो उसे हम सिंपल हर्ट के अंतर्गत सेक्शन 323 के अंतर्गत उसे हम 323 के अंतर्गत उसे हम सिंपल हर्ट के नाम से जानते हैं या साधारणतया उपहात के नाम से जानते हैं। तो ऐसा चूंकि IPC में पनिशेबल है इसलिए वो ऑफेंस है। जैसे कोई एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है वो नदी में डूब रहा है और डूबते डूबते वो आपके सामने, जो कि आप एक बहुत अच्छे तैराक है और आपके सामने वो कूदा और उन्हें डूबा है, आपने उसे नहीं बचाया और वो उसकी डूबने से डेथ हो गई, तो क्या आपने कोई ऑफेंस किया है? तो देखिए यहाँ पर अगर उसको आपने बचाने का प्रयास किया है तो जरूर देखिए वो मोरलिटी में तो आपने अपराध किया, मोरल नैतिकता आपकी कहती है कि उसे बचाना चाहिए, बट आपने अगर उसे नहीं बचाया है तो चूंकि ऐसा काम किसी एक्ट में पनिशेबल नहीं है इसलिए आप दंडनीय नहीं होंगे, लेकिन मोरल में आप ऑफेंस किए हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर कोई जो वाटर का जो जवान होता है, जो नदी में जिसकी तैनाती होती है, पुलिस होता है, जो जल पुलिस होती है, उसका कोई अगर जवान है उसके सामने अगर कोई डूब करके मर जाए तो वो अगर ना बचाए तो ये माना जाएगा उसने अपराध किया। तो यहाँ पर देखिए किसी काम को करके या कोई जैसे किसी को काम को जैसे किसी की जिम्मेदारी है कि किसी अपराध के बारे में वो अपराध को प्रिवेंट करे, ना होने दे, अब अपनी जिम्मेदारी से वो भाग करके घटना घट गई, उससे कोई मतलब नहीं है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, बट उसने अपने काम में ओमिशन किया है, ओमिट किया है, इसलिए वो भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 के अंतर्गत ऑफेंस माना जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले क्या होता है? ऑफेंस होता है। तो ऑफेंस को हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब आता है ऑफेंस ऐसा कार्य हो जो विधि द्वारा पनिशेबल हो, एनी एक्ट एंड ओमिशन डन बाय ए पर्सन इफ दैट एक्ट एंड ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ कॉल्ड ए ऑफेंस। तो इसका मतलब कि अगर वो विधि द्वारा पनिशेबल है तो वो अपराध है, अगर वो विधि द्वारा पनिशेबल नहीं है तो वो अपराध के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ऑफेंस मान लीजिए ऐसा आपने कोई काम किया वो विधि द्वारा पनिशेबल है, तो ऑफेंस होता है तो उसके बाद में कौन सी घटना होती है? देखिए प्रोसीजर लॉ में एक आपको एक रेखा चित्र खींचा जाएगा जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसीजर से हम एडाप्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑफेंस समाज में या कहीं पर भी कोई घटना घटित होने के बाद में आदमी क्या करता है? सबसे पहले उस घटना के संबंध में इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन टू पुलिस, किसी थाने में आप सूचना देंगे, उसके लिए आपको स्पेशल पुलिस थाना बनाया गया है, रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है। अगर रिपोर्टिंग चौकी है तो वहाँ पर आप सूचना देंगे। अब तो कॉन्सेप्ट आपका 100 डायल करके भी सूचना है दे सकते हैं। तो सबसे पहले उस ऑफेंस के लिए सबसे पहले हुआ है, उसमें पीड़ित व्यक्ति जो है वो या उसकी तरफ से कोई भी या समाज का कोई भी व्यक्ति, ये कोई जरूरी नहीं है कि सूचना उसके घर के एक व्यक्ति जाकर के दें। अगर आपके सामने कोई घटना घटित होती है और आपको की एक मोरलिटी लायबिलिटी है कि उसके अकॉर्डिंग आप जाकर के इंफॉर्मेशन आप देंगे। तो इंफॉर्मेशन 2 टाइप्स की होती है। एक होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR बोलते हैं। दूसरा होता है NCR। NCR का मतलब होता है, ये देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इनको FIR के नाम से जानते हैं। NCR का मतलब होता है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस की रिपोर्ट इन नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस, तो इसको हम NCR के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि FIR जो होती है वो संज्ञेय अपराध या कॉग्निटिव ऑफेंस के संबंध में होती है, और NCR जो होती है असंज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस के संबंध में होती है। अगर अपराध नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस है तब उसमें NCR फाइल किया जाएगा, और ऑफेंस अगर कॉग्निटिव है तो उसके संबंध में FIR होगा। अब यहाँ पर इतने के बारे में यानी कि 2 चीजें निकल गई जो आपको सूचना देना है। किस प्रकार की सूचना होगी? ऐसी सूचना जो आपको देना है वो कैसी सूचना होगी? तो ऐसी सूचना के बारे में हमने बताया कि ये इंफॉर्मेशन टू पुलिस, तो इसको हम ध्यान देने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? तो इससे रिलेटेड प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 154, यानी हमको अपने CRPC को यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि समाज में अब हम सेक्शन 1 से इसको ना पढ़ करके डायरेक्ट सेक्शन 154 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 154 में इंफॉर्मेशन पुलिस का प्रावधान है। अब देखिए इंफॉर्मेशन टू पुलिस इन कॉग्निटिव ऑफेंस सेक्शन 154 में ये होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर 2 चीजें निकल के आती हैं। क्या हमको देखना है कि जो सूचना देना है वो पुलिस ऑफिसर को देना है, वो कैसे किस अपराध के संबंध में है। सबसे पहले यहाँ पर 2 चीजें निकल के आई कि वो अपराध कैसा है। तो बाय नेचर ऑफ ऑफेंस, इफ कॉग्निटिव ऑफेंस संज्ञेय अपराध कहते हैं, उसके संबंध में है तब हम FIR लिखवाएंगे। अगर वो मामला नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस के संबंध में है तब उसके संबंध में हम NCR फाइल करेंगे, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस, NCR। अब देखिए अब होता है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कॉग्निटिव ऑफेंस और नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था सेक्शन 2 को हम डेफिनेशन क्लास को डायरेक्ट ना पढ़ा करके उससे रिलेटेड प्रोविजन के बारे में पढ़ाएं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम पढ़ाते तो वो एक रटने का तरीका हो जाता। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे आपका सेक्शन 2 में 2C, यानी जो सेक्शन 2C में कॉग्निटिव ऑफेंस को बताया गया। अब देखते हैं सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञेय अपराध, तो संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? कॉग्निटिव ऑफेंस। तो सबसे पहले हमको देखना है कॉग्निटिव ऑफेंस किसे कहते हैं, तो इनके बारे में हमको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सेक्शन 2 में हम लोगों ने 2 चीजें देख लिया है। सबसे पहले सेक्शन 2 सब क्लास ऑफेंस को हमने बताया, तो दूसरा सेक्शन 2 के बाद में अब सेक्शन 2 सब क्लास C, इसमें बताया गया है कि कॉग्निटिव ऑफेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2C में कॉग्निटिव ऑफेंस, कॉग्निटिव ऑफेंस किसे कहते हैं? तो कॉग्निटिव ऑफेंस ऑफेंस के बारे में प्रोविजन जो दिया गया है ये 2C में दिया है। तो 2C में संज्ञेय अपराध का मतलब होता है ऐसा अपराध जो डेफिनेशन दी गई है
कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध है या संज्ञेय मामले से ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी फर्स्ट अनुसूची में या प्रश्न विधि के अंतर्गत बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकता है। यानी कॉलेजियल ऑफेंस उसे कहते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल, इसके बाद में CRPC जब 484 जो आपके 484 सेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसी के बाद में एक शेड्यूल दी गई। उस शेड्यूल में बताया गया है कॉलेजियल ऑफेंस के, उसमें 5 कॉलम दिए हैं। उन 5 कॉलम में पहले कॉलम में आपका है अपराध किस सेक्शन में IPC के अंतर्गत दंडनीय है, उसके बाद में दिया है दूसरे कॉलम में संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, दूसरा फिर अगला तीसरा दिया जमानती है कि अजमानतीय है, और उसमें फिर दिया है कितना पनिशमेंट होगा, और देन लास्ट में दिया गया है कि किस मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उसका विचार होगा। तो सबसे पहले जमानती अपराध किसे कहते हैं, ये यहाँ संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, तो संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जिसमें पुलिस फर्स्ट शेड्यूल में ऐसे अपराध का वर्णन किया गया हो और जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती हो। तो ऐसा अपराध देखिए, अगर कोई ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है तो उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। तो सभी अपराध में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, केवल संज्ञेय अपराध नहीं कर सकती है। यानी जिस केस के संबंध में वो केस CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है कि ऐसा केस जो IPC के अंतर्गत दंडनीय हो या किसी अन्य लॉ के अंतर्गत दंडनीय है, और उस केस में अगर पुलिस अधिकारी बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है तो उसे हम कॉलेजियल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कहेंगे। यानी पहला इसमें निकल के आया, और दूसरा इसमें आगे और बताया गया है कि संज्ञेय अपराध के संबंध में कि वो ऐसा मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची में समय पुलिस विधि के अनुसार अन्य विधि के अनुसार या बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और उसमें कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में भी नहीं है दिए गए हैं, ना ही किसी स्पेशल लॉ में दिए गए हैं। ऐसा कुछ ऑफेंस होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में भी नहीं हुए, ना स्पेशल लॉ में दिए गए हैं। तब कैसे जानेंगे कि वो संज्ञेय है असंज्ञेय? तो ऐसा अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय अगर है तो उसे हम संज्ञेय अपराध कहेंगे, और उससे नीचे का है तो उसे असंज्ञेय अपराध कहेंगे। तो कहने का मतलब हमारा है यहाँ पर सबसे पहले कैसे डिटरमिनेशन होगा कि कोई ऑप्शन संज्ञेय है या असंज्ञेय है, कॉलेजियल है या नॉन कॉलेजियल। तो इसके लिए हमको फर्स्ट शेड्यूल में जाना है। अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय है तो वो संज्ञेय मान लिया जाएगा। दूसरा है अदर लॉ में संज्ञेय है तो संज्ञेय मान लिया जाएगा। दूसरे में अगर पुलिस अधिकारी से किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की शक्ति उस अपराध में है तब भी संज्ञेय अपराध मान लिया जाएगा। और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी के बारे में ये नहीं दिया गया अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही फर्स्ट शेड्यूल में है, तो ऐसे अपराध को हम संज्ञेय अपराध कहते हैं जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय, तो उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। यानी संज्ञेय अपराध कॉलेजियल ऑफेंस हम लोग समझ गए। इसकी डिफिनेशन दी गई है 2C में। अब देखिए जैसे होता है CL छुट्टी के लिए CL का यूज किया जाता है, तो 2C में कॉलेजियल ऑफेंस दिया गया है, और 2L में नॉन कॉलेजियल ऑफेंस यानी 2C एंड 2L। तो देखिए हमने आज 3 डिफिनेशन बताया, 2L में ऑफेंस, 2C में कॉलेजियल ऑफेंस, 2L में नॉन कॉलेजियल ऑफेंस। इस प्रकार से निकल के आया। यानी कॉलेजियल ऑफेंस के संबंध में 154 में इंफॉर्मेशन टू पुलिस, जिसे इंफॉर्मेशन टू पुलिस इन कॉलेजियल ऑफेंस कॉल्ड ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। अगर इंफॉर्मेशन टू पुलिस इन नॉन कॉलेजियल ऑफेंस है तो उसे NCR कहेंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टू पुलिस सेक्शन 154 में FIR दर्ज कराते हैं, और सेक्शन 155 में NCR फाइल कराते हैं, NCR। तो सबसे पहले 154 के अंतर्गत अगर वो संज्ञेय अपराध है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन